वंस अगेन हेलो बच्चों। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था क्या फूड इंडस्ट्री में यूज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या मेडिसिनल यूज क्या क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो देखो सबसे पहला मेडिसिनल यूज आपको देखने को मिलेगा 8 नंबर, ये है क्या फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, इसके प्रिपरेशन में आपको देखने को मिलेगा पहला यूज। ठीक, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के प्रिपरेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है, या फिर बोले जो मतलब जितनी अभी तक एंटीबायोटिक है मैक्सिमम एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस कराई जाती है। ठीक है, और एंटीबायोटिक के बारे में पहले जान लेते हैं ये क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर हम आएंगे कौन कौन से बैक्टीरिया। देखो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो मतलब होता है लाइफ, बायो मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे केमिकल्स जो कि लाइफ के अगेंस्ट हो, लाइफ के अंदर मतलब लाइफ खत्म कर दे, उन्हें क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक। लेकिन यहाँ पे लाइफ का जो मतलब है ये हायर एनिमल से नहीं है, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेट करेंगे। लाइफ हम किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ऐसे केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट हो उन्हें हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। और कौन प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोब से ही प्रोड्यूस होता है। तो लिखेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सर्टेन chemicals which are produced by a microorganism to kill a certain पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ऐसे केमिकल्स जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है और किसको किल करता है, बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक माइक्रोब के द्वारा प्रोड्यूस भी होगा और बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल भी करेगा। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे, इसको इसकी हिस्ट्री से समझते हैं। देखो इसकी हिस्ट्री में बात करें तो इसकी डिस्कवरी पे आएंगे। डिस्कवरी किसने करी थी, तो डिस्कवरी करी थी बताइए किसने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी एंटीबायोटिक्स की। कैसे डिस्कवरी थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से डिस्कवर हो गया, ये कर कुछ और रहे थे, डिस्कवर कुछ और हो गया। कैसे हुआ, ये क्या कर रहे थे, ये एक बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरिया था, इसके ऊपर ये वर्क कर रहे थे। अब ये इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा बोले तो एक फ्लास्क क्या चाइना डिस्क लिया, चाइना डिस्क छोटा सा होता है, कटोरा जैसा होता है, ग्लास का होता है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो बताएगा। चाइना डिस्क लिया, चाइना डिस्क में इन्होंने ग्रो कराया क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के ऊपर ये वर्क कर रहे थे। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है ये निमोनिया कॉज कर रहा था। तो जिस समय ये वर्क कर रहे थे उस समय क्या निमोनिया के इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर वर्क कर रहे थे, उसको ग्रो कर रहे थे। ठीक है, ग्रो कराते कराते हो गई शार्प। ठीक है, और पहचानेंगे कैसे, तुमने पहले पढ़ रखा है बैक्टीरियल स्टेनिंग कराया, इनको बैक्टीरिया देखने लगा और वो ग्रो कर रहा था अच्छे से, और ग्रो कराते कराते क्या हो गई, शाम हो गई। ठीक है, रात हो गई और ये रात को चले गए अपने घर। जब अगले दिन ये वापस आए तो
तो इन्होंने क्या देखा, जब स्टेनिंग की वजह से जो बैक्टीरिया दिख रहा था, इन्होंने देखा क्या हुआ कि इस चाइना डिश में जो बैक्टीरिया थे उनकी जो डेंसिटी थी वो कम हो गई, मतलब बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए, और इन्होंने देखा कि नए ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे थे बैक्टीरियल कॉलोनी खत्म होती चली जा रही थी। यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा था, बैक्टीरिया को खत्म कर दे रहा था। जब इन्होंने देखा ये ऑर्गेनिज्म था पेनिसिलियम, कौन था, पेनिसिलियम, उसका पूरा नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, कौन था, पेनिसिलियम नोटेटम। और ये कौन है, यस फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है। कौन सा फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज, और है ना फंजाई, और फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडो और ड्यूटेरो, तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है पेनिसिलियम। तो देखा पेनिसिलियम जैसे जैसे ग्रो कर रहा था बैक्टीरिया को खत्म करता जा रहा था, तो इन्होंने सोचा यार ये क्या कर रहा है, मतलब वो ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया खत्म होता जा रहा है, इसमें कुछ राज है। तो इन्होंने देखा कि ये जैसे जैसे ग्रो करे ये अपना केमिकल निकाले, ये ग्रो करता था और केमिकल निकालता था अपने आस पड़ोस में। केमिकल निकालने की वजह से जो केमिकल निकलता था उससे वो बैक्टीरिया मर जाता था। जो केमिकल पेनिसिलियम नोटेटम सिक्रीट कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, उससे दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है वो मर जा रहा था। तो इन्होंने इस केमिकल को नाम दिया क्या, एंटीबायोटिक। क्या बोला, एंटीबायोटिक। बात क्लियर हुई। और इस केमिकल का नाम पड़ा, इस एंटीबायोटिक का नाम पड़ा पेनिसिलिन। क्या का नाम पड़ा, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता, कौन सा, पेनिसिलिन। क्या बात क्लियर हुई। तो पेनिसिलिन जो डिस्कवर हुआ है, डिस्कवर किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्या बताओ ये कैसी डिस्कवरी है, एक्सीडेंटल कि वो सच में एंटीबायोटिक डिस्कवर कर रहे थे, नहीं, वो कर कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया और उनका नाम हो गया। ठीक है, ये इनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था क्या, 1945 में। और इनका जो पेनिसिलिन बना था इसका इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, द्वितीय विश्व कब से कब हुआ था, 1941 से लेकर 1945 तक। ठीक है, इसी के बीच इन्होंने बनाया था, मतलब लगभग 1943 के आसपास। ठीक है, इसका प्रिपरेशन किया था, बताया था पेनिसिलिन, और इस पेनिसिलिन का इस्तेमाल भी किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। क्लियर, क्योंकि एंटीबायोटिक होता है, किसी घाव लगता था तो पेनिसिलिन यूज करते थे, जो बैक्टीरिया होते थे मर जाते थे, वहां पे सेप्टिक नहीं होता था, सरल नहीं होती थी। ठीक, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था, 1941 से 1945, ये याद रखिएगा। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बन गया, वहां पे बन गया था यूएनओ, यूनिसेफ का फॉर्मेशन हो गया था, जो कि एक क्या बन गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, जिसकी वजह से सारा वर्ल्ड वॉर रुक गया। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती, आज भी दुनिया का जितना भी मैटर रहता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है सुलझाने के लिए। ठीक है, तो जैसे तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारे यहाँ कोई केस होता है तो कहाँ जाते हो, कोर्ट जाते हो। तो ऐसे किसी भी कंट्री के बीच में कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो कहाँ जाएगा वो, अमेरिका जाएगा, यूएनओ में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, वहाँ पे अपनी दलीलें पेश करेगा, अपनी घंटी खटखटाएगा। ठीक है, फिर यूएनओ की घंटी खटखटाएगा। और तुमने न्यूज़ में देखा भी होगा ना, जब चाइना और इंडिया का लड़ाई चल रहा है तो फिर लगातार यूएनओ मामला जा रहा है। ठीक है, और अमेरिका चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो वही यूएनओ ही है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल करता है सबको। तो जब यूएनओ का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इनके साथ साथ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ साथ दो और साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था इस एंटीबायोटिक के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन बना दिया, लेकिन इसकी फुल पोटेंशियल इन्होंने बतला नहीं पाया। मतलब दवाई तो थी लेकिन बहुत बढ़िया दवाई नहीं बन पाई, बहुत बढ़िया कारगर नहीं थी। इसके फुल पोटेंशियल को बनाया किसने, फ्लोरे और चेन, फ्लोरे और चेन। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो भी इन्होंने एंटीबायोटिक बनाया पेनिसिलिन,
उसका फुल पोटेंशियल प्रोड्यूस किया। तो फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक किसने बताया था, किसने बनाया था सबसे पहले, फ्लोरी और चेन ने। तो 1945 में इन्हीं को नहीं, इनके साथ साथ फ्लोरी और चेन को भी नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो लिख लेंगे फ्लोरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आगे लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर इस पे लिखा है फ्लोरी एंड चेन गॉट द नोबेल प्राइज in 1947 for the discovery of एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और नोबेल प्राइज क्या दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, और नोबेल प्राइज मिलने के बाद किसी को नोबेल प्राइज मिल गया, उसकी 3-4 पीढ़ी तक, ठीक है, काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के खा सकते हैं। क्लियर? चलो, तो आप एंटीबायोटिक लिख लें, किसने डिस्कवर किया ये लिख लेना। ये लिखने के बाद हमें लिखना क्या, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा पॉइंट ये लिखना, ठीक है, फिर उसके नीचे ये बना लेना। तीसरा पॉइंट ये लिखना तुम। ठीक है, तो इसको लिखो एंटीबायोटिक के बारे में। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अब और देखेंगे जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, देखो सो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के जो कि प्रोड्यूस करते हैं। देखो, एक बात याद रखेंगे, एक पॉइंट और आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, क्या कि बैक्टीरिया के ज्यादातर स्ट्रेप्टोमाइसिस के मेंबर या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिटीज भी बोला जाता है, इन्हीं के मेंबर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी स्ट्रेप्टोमाइसिटीज वाले मेंबर्स हैं वही एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। लिख लेंगे मेंबर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस या फिर माइसिटीज भी लिखा होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस आर member of streptomycetes produces most of the antibiotics। अगर बैक्टीरिया की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया, उसमें ग्रुप बनाए गए हैं। तो ये क्या होता है, a group of bacteria। ठीक है, आप बैक्टीरियल ग्रुप में से चल देख लो, आप ग्रुप बैक्टीरिया कोई ठीक। तो बैक्टीरिया एक ग्रुप है जो कि क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, इन्हीं के द्वारा ज्यादातर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करी जाती है। अगर बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, अगर फंजाई प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस के ग्रुप में रखे गए हैं, वही प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर एंटीबायोटिक। एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल देखोगे, सबसे पहले है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक एंटीबायोटिक का नाम है। ये हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, ग्रेसियस हो गया। अगला आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस हो गया, राइमोसस ये प्रोड्यूस करता है टेट्रासाइक्लिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी क्या एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है। और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस इरेक्थियस ये प्रोड्यूस करता है कौन से एंटीबायोटिक, ये प्रोड्यूस करता है इरेथ्रोमाइसिन। जहां पे इन वर्ड लगा उसमें तो एंटीबायोटिक साइक्लिन, माइसिन और इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये क्या करता है,
प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक्स, मतलब एरिथ्रियस जो है ये प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। तो ये तीन आपको याद रखने हैं एंटीबायोटिक्स के जो प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट बैक्टीरिया से। ठीक है, अब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो एंटीबायोटिक देखोगे दो तरीके का होता है। एंटीबायोटिक होगा दो तरीके का होगा, इसको लिखने के बाद ये लिखना एंटीबायोटिक दो तरीके का होता है। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, एक और एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? ऐसे एंटीबायोटिक जो किसी स्पेसिफिक को मारे, वो कहलाएंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी। तो लिख लेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होंगे? एंटीबायोटिक such for antibiotics which kills a large number of bacteria। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया को मारे। लार्ज नंबर का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एक ही तरीके के बैक्टीरिया ढेर सारे, तो ढेर सारे तो ये भी मार देगा। एक ही तरीके की मतलब ढेर सारे बैक्टीरिया कई सारे तरीके के हों तब भी इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम से किल हो जाएंगे। तो जो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को मारेगा, ढेर सारे नंबर को मारेगा, मतलब बैक्टीरिया के टाइप्स को किल करेगा, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कुछ एंटीबायोटिक्स होंगी जो स्पेसिफिक होती है, तो स्पेसिफिक मारते हैं। तो सच एंटीबायोटिक्स E for antibiotic which kills a certain specific bacteria, जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारेगा वो कहलाएगा क्या? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है? जो लॉन्ग मतलब लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकता है, मतलब बैक्टीरिया के बहुत टाइप्स को किल कर सकता है। ठीक, तो ये एंटीबायोटिक की बात है। तो ये पहला यूज मेडिसिनल यूज एंटीबायोटिक है, ये यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड यूज पे, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं इसी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसको राइट कर लो फिर। ओके, सो अब हम लोग सेकेंड यूज पढ़ने वाले हैं वैक्सीन। ठीक है, और वैक्सीन क्या होता है सबसे पहले हमें जानना होगा, फिर वैक्सीन के अंदर चलेंगे कैसे हम वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं, वैक्सीन के क्या क्या टाइप्स हैं और वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले वैक्सीन के बारे में जानते हैं, वैक्सीन होता क्या है। तो वैक्सीन कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता ही है ना, कुछ नहीं है। मतलब वैक्सीन जस्ट क्या होता है, बोले तो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है। मतलब बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो ये ऐसे सर्टेन बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने इम्यूनिटी को बिल्ड करने में, ताकि हम डिसीज से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन होता है बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसका इस्तेमाल करते हैं which are used for developing a immunity against certain diseases। मतलब बहुत सारी डिसीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हम बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वैक्सीन बनाई कैसे जाती है। प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन में आएंगे, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन कैसे करते हैं। देखो, वैक्सीन दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो क्या करें कि हम
माइक्रोब है उसको ग्रो कराएं और उससे केमिकल निकले, केमिकल हम रखे रहे, जब जरूरत पड़े तो हम उसको दे दें। जैसा एंटीबायोटिक है उस टाइप का, जैसा एंटीबायोटिक है उस टाइप का एक वैक्सीन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक वैक्सीन है क्या, जिसमें हम क्या पूरा का पूरा जो डिसीज कॉज करता है वही माइक्रोब दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया पोलियो वायरस का। ठीक है, अब पोलियो वायरस में क्या क्या आता है, मान लेते हैं ये पोलियो कॉज करने वाला वायरस है और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। तुम्हें पता है वायरस में क्या क्या होगा, लो वायरस में क्या क्या होगा, वायरस में आउटर कवरिंग होगी ना और उसका न्यूक्लिक एसिड होगा, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं। याद है तुम्हें? हाँ, नहीं याद होगा तो वायरस वाला पेज पलट के देख लेना ना। इसके चारों तरफ प्रोटीन कवरिंग और बीच में क्या होता था, इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं यही वायरस का ये एक पोर्शन था, ये टुकड़ा था, ये छोटा सा टुकड़ा, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये पोलियो कॉज करता था। ये क्या कॉज करता था, पोलियो। इसके डीएनए को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके डीएनए को बाहर निकालते हैं, मान लेते हैं ये टुकड़ा इसका पोलियो कॉज करता था, हमारे अंदर पोलियो बीमारी करता था। अब इस टुकड़े को हम क्या करते हैं, कैंची की मदद से इस टुकड़े को हम काट के निकाल लेते हैं। इस टुकड़े को काट के हम निकाल लेते हैं और फर्दर वो जो ऊपर वाला टुकड़ा है उसको हम फिर से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये टुकड़ा अलग हो गया और इसको जोड़ दिया। अब बताओ, ये जो डिसीज कॉज करता था डीएनए का जो सेगमेंट, उसको हमने काट के निकाल दिया। तो बताओ, क्या अगर इस डीएनए को मैं इस वायरस के अंदर फिर से भेजूंगा, उसी वायरस के अंदर जिसके अंदर से निकाला था उसके अंदर फिर से भेज दिया, ठीक है, तो क्या ये डिसीज कॉज करेगा, यस और नो? कितने लोग कहते हैं यस, अच्छा, और कितने लोग कहते हैं नो? अच्छा, ठीक है, जितने लोग नो बोलते हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता है कि बॉडी के अंदर जितना भी कैरेक्टर आता है सब किस वजह से आता है, हमारे डीएनए की वजह से। आंख काली है, आंख भूरी है, बाल काला है, बाल भूरा है, बाल भूराला है, ठीक है, किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, ये डीएनए की वजह से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहे उस हिसाब से हो गए, या जैसे होता है बिल्ली का जूठा खा लिया तो आंख भूरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब डीएनए का कमाल होता है। ठीक, ऐसे कोई भी वायरस अगर बीमारी कर रहा है तो उसका डीएनए ही बीमारी कॉज करता है। तो क्या कि जो बीमारी का कॉज कर रहा है उसको काट के निकाल दे तो क्या बीमारी कॉज करेगा? नहीं करेगा ना। एक कहावत भी है, सुना होगा, क्या कहावत सुना है कि ना रहे बांस ना बचे बांसुरी। तो जब डिसीज कॉज करने वाला टुकड़ा ही निकाल दिया तो क्या बीमारी करेगा ये वायरस? नहीं करेगा। अब इस वायरस को क्या करते हैं, हम इसको लिक्विड ड्रॉप में डाल के हम इसको इंजेक्ट कराते हैं बॉडी के अंदर, और इस वायरस को हम बोलते हैं डिसआर्म्ड वायरस। क्या बोलते हैं? डिसआर्म्ड वायरस, या फिर इसको हम दूसरा नाम देते हैं एन्यूटेड वायरस। एन्यूटेड वायरस, ठीक, एन्यूटेड मतलब होता है इनएक्टिव वायरस, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, डिसआर्म्ड है, जो इसका टुकड़ा डीएनए का डिसीज को असर करता है उसको काट के निकाल दिया। अब इस डीएनए इस वायरस को मैं क्या करूंगा, एक ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कराऊंगा। ठीक है, ये ह्यूमन का बच्चा है, इसके अंदर मैंने इंजेक्ट कर दिया इस वायरस को, यहाँ से इंजेक्शन से बड़ा इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर ये वायरस गया, ठीक है, वायरस जैसे जाएगा क्या डिसीज कॉज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा, पड़ा रहेगा थोड़े दिन। ठीक है, पड़ा रहेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा खुद के अंदर इम्यून सिस्टम है, ठीक है, और हम हर समय हजारों करोड़ों बीमारियों से बचते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बचाता है। तो वैसे ही हम, जैसे हमें हर समय बचाता है, वैसे ही इस वायरस को मारने के लिए, अपने आप हमें बचाने के लिए ये इम्यून सिस्टम अपना जो है एक्टिवेट होगा, इस वायरस को मार देगा। जो वायरस गया था उस वायरस को मार देगा। और एक खास बात इम्यून सिस्टम की होती है, इसके अंदर होता है मेमोरी, मतलब एक बार जो आया है, जिसको पहचान लिया है, दोबारा वो आएगा तो मार दिया जाएगा। ये पोलियो वायरस मैंने डाला
इसको इसने मारा, इसको मारने के बाद इसने इसकी जैसा इसको मारने वाली जो भी एंटीबॉडीज थी उसको बना दिया। हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो भी माइक्रोब्स हैं उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज बनाएगा और इसको मार देगा, मारने के बाद कुछ एंटीबॉडी स्टोर कर लेगा, कुछ एंटीबॉडी स्टोर कर लेगा। अब जब दोबारा ये वायरस, मान लेते पोलियो वाला वायरस ही आता, पोलियो वाला वायरस ही आता, देखो इसके पास ये वो टुकड़ा है जो डिसीज कॉज कर सकता था, यही वाला वायरस आता तो पहले से क्या एंटीबॉडीज बनी हुई है, ठीक है, एक आध एंटीबॉडी रखी रहेगी ना। जैसे ही वायरस अब फिर से डिसीज कॉज करने वाला वायरस आएगा, उसके पहचान लिया जाएगा, उसको क्या कर लिया जाएगा, पहचान लेगा हमारे इम्यून सिस्टम, पहचानने के बाद उसको पता चल जाएगा इसको मारने के लिए हमने पहले ही एंटीबॉडीज बना रखी है, खटाखट उसी की कॉपी निकालता जाएगा, ढेर सारी फोटो कॉपी निकालेगा, उस वायरस को मार देगा। अब सोचो हमने इस वायरस को डाला था, इस वायरस को डाल के एंटीबॉडीज बनवा लिया, इस वायरस को अब जैसे ही आएगा हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेगा और मार देगा, ठीक है। चलिए, तो ये है वैक्सीन का काम। वैक्सीन क्या करता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी जनरेट करता है, मतलब एंटीबॉडीज जनरेट करके बन के रखी रहेगी, बस जरूरत किसकी रहेगी, फोटोकॉपी निकालने की, पहचानेगा, फोटोकॉपी निकालेगा, मार देगा। अब दिमाग में ये सवाल आता है, सर क्या जब ये आता है तब एंटीबॉडीज नहीं बनती है, जब मेन वाला डिसीज कॉज करने वाला वायरस आएगा तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और डिसीज कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, अपना नंबर इतना ज्यादा बढ़ा लेंगे कि तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है उतनी एंटीबॉडीज को प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर सोच लो तुम्हारा वायरस का नंबर हो गया 1 करोड़ और एंटीबॉडीज को लाख 2 लाख बने, क्या सारे मर पाएंगे, नहीं मर पाएंगे। इसीलिए हमें जरूरत होती है इनिशियल स्टेज में ही, इन्फेक्शन होने से पहले ही उस माइक्रोब से हमें वाकिफ करा दिया जाता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम पहचान ले, एक आध दो एंटीबॉडी बना के रखे रहे, उसके पास मेमोरी रहे, जब जरूरत पड़े वो बना के धड़ाधड़ फोटोकॉपी निकाले, जो भी आए उसको उड़ा दे, ठीक है, समझ आ गया। तो वैक्सीन है बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप कराई जाती है। इम्यूनिटी मतलब यस, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी है डिसीज से लड़ने की क्षमता, रेजिस्टेंट फ्रॉम द डिसीज, डिसीज से प्रतिरोधक क्षमता, मतलब प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, मतलब डिसीज से बचने के लिए क्या हमारे अंदर एबिलिटी जनरेट करता है, कौन, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है, इट इज अ एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये क्या हमारे अंदर एक एबिलिटी है, मतलब बीमारियों से लड़ने की, इन्फेक्शन और बीमारी कॉज करने वाले माइक्रोब से लड़ने की, ठीक है। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं इम्यूनिटी जनरेट करने में, जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट कर देंगे और बीमारियों से बच जाएंगे। आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस ना, इसलिए हम घर पे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये तो क्लास में पढ़ा था थोड़ा और मज़ेदार होता, ठीक, थोड़ा कहानी वानी भी बताता, क्योंकि अभी कहानी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लार्ज हो जाता है और तुम लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, आलसी हो ना। हाँ, तो हालांकि इंटेलिजेंट लोग आलसी ही होते हैं, जैसे मुझे देख लो, चलो इधर देखो, खुश मत, ठीक है, मैं भी बहुत आलसी ही हूँ। चलो, तो वैक्सीन तुम्हें समझ में आ गया होगा। वैक्सीन को डेवलप किसने किया, इसकी बात कर लेते हैं, डिस्कवर किसने किया। फर्स्ट वैक्सीन was discovered by पहली वैक्सीन डिस्कवर किया था किसने, एडवर्ड जेनर, ठीक, एडवर्ड जेनर ने पहली एंटीबायोटिक, पहली वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था। कौन सी वैक्सीन बनाई थी, इनके वैक्सीन जो था वो कौन सा था, वो था काउपॉक्स वैक्सीन,
इसकी वैक्सीन थी काउपॉक्स की वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, जो कि सबसे पहली वैक्सीन थी। ठीक है, अब काउपॉक्स क्या होता है? काउपॉक्स क्या एक बीमारी है जो कि काउ में होती, नाम से पूरे छाले निकल आते हैं माउथ में, पूरे इसोफेगस में, पूरे मतलब गट में, माउथ में छाले निकल आते हैं। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खाने में दिक्कत होती थी और धीरे धीरे जानवर मर जाते थे। तो उनको ये पता लगा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा खोज करी और दिमाग लगाया, डीएनए को चेक किया, फिर डीएनए को उसके जहाँ भी डिसीज कॉज करता है उसको कट करके निकाला, जोड़ा, फिर से डाला काऊ के अंदर। पहले तो ट्रायल किए होंगे माउस के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कोई अलग इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, मतलब पता लगा, हम डाल दिए। ठीक है, काउपॉक्स वाला वायरस या फिर बोले काउपॉक्स वाला माइक्रोब जो भी था, वायरस ही होता है वैसे, डाल दिया हमने। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम होने लगी, तो क्या हुआ, दिक्कत हो जाएगा ना, मतलब बचाने चले थे काउपॉक्स से, डिसीज दूसरी हो गई। तो क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रायल्स स्टेजेस में जाते हैं, ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद हम इंजेक्ट करते हैं जो भी मेल होता है। जैसे ह्यूमंस में मेनली हम यही करते हैं ट्रायल्स के बाद ही। काऊ में चलो हम कर सकते हैं, 2-4 काऊ मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ह्यूमन एक चला जाता है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये वैक्सीन की बात थी। अब हम बात करेंगे वैक्सीन के टाइप्स की। 2 तरीके की वैक्सीन होती है, पहले इसको आप राइट कर लो फिर बात करो। ठीक, ये आप कर लोगे, ये लिख लोगे, फिर ये लिख लोगे, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, ये क्या है, ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये होता है डिसीज कॉजिंग डीएनए सेगमेंट, डीएनए का वह टुकड़ा जो डिसीज कॉज करता है। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, डीएनए को बाहर निकालेंगे, डीएनए इज रिमूव्ड आउट, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, कटिंग ऑफ डिसीज कॉजिंग सेगमेंट, जो भी डिसीज कॉज करता है उस सेगमेंट को निकाल देंगे। ठीक है, अलग हो गया। अब नॉर्मल डीएनए को हम क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्शन ऑफ नॉर्मल डीएनए। ठीक है, ये करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो भी एन्यूक्लियर वायरस है इसको हम ह्यूमन के अंदर डालेंगे, या जो भी था, मतलब माइक्रो, मतलब जो भी जिसके ऊपर भी डिसीज हो रहा था, जनरली हम डिसीज ह्यूमन वाले डिसीज के लिए बनाते हैं, ये काउपॉक्स था, काउ के लिए बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए बनाएंगे और ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी, फिर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ, इंजेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिसीज, या फिर बोल लो स्पेसिफिक डिसीज। ठीक है, स्पेसिफिक डिसीज। और एक बात याद रखेंगे, जो एंटीबॉडीज बनते हैं लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए, जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, स्पेसिफिक। तो ये पूरा आप सीक्वेंस बनाएंगे, ये बनाएंगे, यहाँ से ये बनाएंगे, ये बनाने के बाद इंजेक्ट करेंगे, फिर ये दिखाएंगे। ठीक है, नीचे वाला, तो इसको एक सीक्वेंस में ये बनाइएगा, सामने ये बनाइएगा, फिर इसी के सामने इसके नीचे ये बना लीजिएगा, फिर ये लिखा रहेगा, फिर ऐसे एरो में ये बना। ठीक, मतलब डायग्राम यहाँ बनाया, ठीक, ये दिखाया, जहाँ निकाला इसको कट किया, ये से नॉर्मल हो गया, इसको इंजेक्ट किया, यहाँ ये बनाइएगा, फिर इसको इनके अंदर इंजेक्ट किया, जैसे लिखा वैसे आप राइट करिएगा। तो इसको राइट करिए, फिर आगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन चलेंगे और एंटीबॉडीज के बारे में थोड़ा सा। तो अभी हमने वैक्सीन के बारे में देखा। अब देखो, वैक्सीन के टाइप्स पढ़ने से पहले एक वर्ड तुम्हें याद रखना है, इम्यूनिटी अभी आया था, इसके बारे में तुम याद रखो, मैंने बताया था इम्यूनिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन डिसीज, मतलब बहुत सारे डिसीजेस के अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्या होती है, इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सारी डिसीजेस से लड़ने के लिए, रोकने के लिए जो चीज होती है उसे हम
इम्यूनिटी बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन डिसीज, ठीक है, तो ये इम्यूनिटी होता है। अब इम्यूनिटी बिल्ड कैसे होती है, आती कैसे है, डिसीज से हम बचते कैसे हैं, तो इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है, उसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अब इम्यूनिटी कैसे आती है, इम्यूनिटी आती है हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम क्या है, सिस्टम विच डेवलप्स अ इम्यूनिटी, ऐसा सिस्टम जो इम्यूनिटी डेवलप करता है, मतलब बहुत सारे डिसीजेस से रेजिस्टेंट बनाता है हमें, उसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बनाता है, उसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, इसको तुम वन साइड ब्लैंक कॉपी होगी तो उस साइड का ये बना लीजिएगा। इम्यून सिस्टम का ऐसा सिस्टम जो इम्यूनिटी बिल्ड करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैक्सीन में एंटीबॉडीज क्या होती है, स्टोर होती, कुछ तो लड़ाई करती हैं और जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको मार देती हैं, कुछ हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है फिर से माइक्रोब आएगा तो फटाफट उसकी कॉपी बनेगी और वो माइक्रोब मार दिया जाएगा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज के एंटी मतलब अगेंस्ट और बॉडीज मतलब ऐसे केमिकल्स जो माइक्रोब्स के शरीर से लड़ते हैं, उनके शरीर को किल मतलब खत्म करते हैं, यानी कि उनको किल करते हैं, क्या होते हैं एंटीबॉडीज। बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर ना। तो जो माइक्रोब्स के साथ लड़े, उनके शरीर को किल करते, मतलब उनको किल करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे एंटी माइक्रोब्स के ऐसे एंटी जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, उन्हें बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बनता है, कौन बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो लिख लेंगे एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये क्या होता है, सर्टेन फैक्टर्स या फिर बोले केमिकल्स, फैक्टर बोले या फिर केमिकल्स which are produced by our immune system। किस लिए प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस हुआ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं, किस लिए, टू किल द पैथोजेंस। जो भी पैथोजेन क्या होते हैं, जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, देखेंगे पैथोजेन क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से बचने के लिए सर्टेन केमिकल या फिर सर्टेन फैक्टर रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और बॉडी के अंदर भी कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। अब हायर क्लासेस में जब जाओगे तो तुम्हें बताया जाएगा इम्यून सिस्टम जो है ये कहाँ होता है, कैसे बना होता है, और पूरे बॉडी में ये तो फैला होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लिम्फ नोड ये सब पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में, ठीक है। तो एंटीबॉडीज ऐसे केमिकल या फैक्टर होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं पैथोजेंस को मारने के लिए, किल करने के लिए, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो हम लोग वैक्सीन, देखो वैक्सीन के टाइप, देखो वैक्सीन के टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन दो टाइप का होता है, एक हो सकता है एक्टिव वैक्सीन, मतलब एक एक्टिव वैक्सीन कहलाता है, ठीक है, और एक कहलाता है पैसिव वैक्सीन। एक एक्टिव वैक्सीन कहलाता है और एक कहलाता है पैसिव वैक्सीन। एक्टिव वैक्सीन क्या है, एक्टिव वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जिसमें एन्यूटेड या फिर डिसआर्म्ड माइक्रोब होता है, ठीक है, वो एक्टिव वैक्सीन कहलाता है। या फिर इसके नाम को देखो, नाम क्या है, एक्टिव वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन जो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने के बाद एंटीबॉडीज बनाती है, उन्हें हम एक्टिव वैक्सीन करते हैं, ठीक है। ऐसी वैक्सीन जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद एंटीबॉडीज बनाएंगी, और एंटीबॉडीज कैसे बनाएंगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके, ठीक है। और पैसिव वैक्सीन क्या होता है, जो ऐसी वैक्सीन जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण ना करे, पहले से एंटीबॉडीज
रखी हुई हो, तो ऐसी वैक्सीन जिसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई रहती है, ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडी जब हमें दी जाती है, उसे पैसिव वैक्सीन कहते हैं। एक्टिव वैक्सीन में तुम्हें क्या लिखना है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्टिव वैक्सीन को नीचे तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है, सच वैक्सीन्स which activates our immune system to produce the antibodies, ऐसे बोले तो वैक्सीन जो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बनाते हैं, उससे ऐसे वैक्सीन को एक्टिव वैक्सीन कहते हैं। एक्टिव वैक्सीन जैसे कि क्या, पोलियो वैक्सीन, हालांकि पोलियो वैक्सीन अब खत्म हो गया है, पोलियो ड्रॉप पीते थे ना, हाँ, पोलियो इरेडिकेट हो गया, दुनिया से खत्म हो गया है, पोलियो बीमारी खत्म हो गई, ठीक है। इसके अलावा रूबेला वैक्सीन अभी तुमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, लगा था, पढ़ा भी था एक बार, और रूबेला वायरस के बारे में बताया था, और तुमने लगा भी है 1 साल पहले जनवरी में रूबेला वैक्सीन स्कूल में लगा था, याद रखो, ठीक है। तो वैक्सीन सोचो, वैक्सीन जरूरी है कि नहीं जरूरी है, जरूरी है, ताकि जो असली वाला रूबेला वायरस है उसको मार दिया जाए, ठीक है। हालांकि जब वैक्सीन तुम्हें लगता है तो थोड़ा बुखार भी आता है, बुखार इस वजह से आता है, जो पैथोजन होता है जब आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्लो होता है ना, बहुत तेज नहीं काम करता, धीरे धीरे काम करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, अचानक से बुखार बढ़ा देता है, जिसका इम्यून सिस्टम स्लो होता है, पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ इसलिए आता है ताकि जो वायरस आया है वो ज्यादा घातक ना हो पाए, जैसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वायरस क्या रहेगा, इनएक्टिव पड़ा रहेगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी जैसे ही इन्फेक्शन होता है टेम्परेचर बढ़ा देता है, ताकि जो वायरस या फिर बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो जाए, ज्यादा एक्टिव ना हो, हमें ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो इससे थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है वैक्सीन लगने के बाद, रूबेला वैक्सीन, ये वैक्सीन, और चिकन पॉक्स की वैक्सीन आती है, इसको पॉक्स वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी वैक्सीन क्या है, हाँ, एक्टिव है। ऐसे बीसीजी वैक्सीन होता है, ठीक है, बच्चों को लगता है, ये भी एक वैक्सीन है, एसेट्राजिनेमा, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम से बीसीजी, ठीक। अगला पैसिव वैक्सीन, मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ, देख लेना नीचे, ठीक है। पैसिव वैक्सीन क्या होते हैं, पैसिव वैक्सीन क्या होती है, जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हो, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज हो, ऐसी वैक्सीन, सच वैक्सीन्स which contains preformed एंटीबॉडीज, ऐसी वैक्सीन जिसमें बनी बनाई हुई एंटीबॉडीज हो, ऐसी वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव वैक्सीन। अच्छा, कब लगती है ऐसी वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन तुम्हें जब भी क्या होता है, स्नैक बाइट होता है तब लगता है, तो जो भी स्नैक बाइट की वैक्सीन है, एंटी वेनम, वो भी एक क्या है, पैसिव वैक्सीन, उसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज रहती है। मान लेते सांप काट लिया, ठीक है, अब तुम माइक्रो तुम्हारे अंदर डालेंगे, फिर 4-5 दिन में 10 दिन लगेगा, इम्यूनिटी जनरेट होगा, तब उस जहर को मारेगा, तब तक क्या हो जाएगा तुम्हारा, राम नाम सत्य। तो हमें क्या, बनी बनाई एंटीबॉडीज चाहिए, मतलब जो वेनम गया उसके तुरंत काम करे, तुरंत उसको खत्म करे, तो इसलिए हम बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं। कब देते हैं, कब, कौन कौन से में, एक तो एंटी वेनम कब देते हैं, ड्यूरिंग स्नैक बाइट, जब भी सांप काटता है, ठीक है, सांप के जहर को वेनम कहते हैं, वेनम, ठीक है, और एंटी मतलब अगेंस्ट, तो सांप के जहर के अगेंस्ट हो, एंटी वेनम, ठीक है। इसके अलावा तुम टिट वैक्स सुना होगा, टिटनेस वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीन, ठीक है। टिटनेस वैक्सीन कब लगता है, जब किसका हो जाता है, टिटनेस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जब भी टिटनेस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, टिटनेस बैक्टीरिया इन्फेक्शन लगता है, जब भी चोट लग जाती है, लोहे
से, पुराने लोहे से तो टिटनेस की वैक्सीन लगती है, जिसको टिट बैक नाम से भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है टिट बैक। ठीक है, तो ये क्या है, पैसिव वैक्सीन है। ठीक, तो ऐसी वैक्सीन जो हमें तुरंत जरूरत पड़े, जिसकी तुरंत जरूरत है काम करने की, वो पैसिव वैक्सीन। तो बनी बनाई एंटीबॉडीज, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं, खाली इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एक्टिव वैक्सीन और पैसिव वैक्सीन। तो अभी जो हमारे देख सुना होगा तुमने, रशिया ने सबसे पहली वैक्सीन बना ली ना कोरोना की। कौन सी वैक्सीन बनाई है, पैसिव की एक्टिव? हाँ, उसने जो वैक्सीन बनाई है वो कौन सी बनाई है, पैसिव वाली बनाई है। ठीक, उसकी जो वैक्सीन है कौन सी है, पैसिव वैक्सीन है। क्लियर हुई बात, क्योंकि तुरंत उसमें एंटीबॉडीज बनी बनाई, खाली इंजेक्ट किया जा रहा है, जो भी वायरस है वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है। और इसके अलावा तुम एक्टिव बनाते तो एक्टिव क्या करना पड़ता, तो उसको इंजेक्ट करते, मतलब वायरल इन्फेक्शन से पहले, इन्फेक्शन नहीं हुआ तो उससे पहले इंजेक्ट कर दो और इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। कैसे, अगर एक बार वायरल इन्फेक्शन हो गया तो तुम्हें कौन सी देनी है, पैसिव। तो जो वो रशिया ने बनाई वो पैसिव है, मतलब जिसको इन्फेक्शन हो रहा है उसको दे दे रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन। और इस वैक्सीन का एक ड्रॉबैक है क्या, कि एक बार इन्फेक्शन हुआ तुमने दिया, फिर दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बनी बनाई दे रहे हो ना, हमारे अंदर नहीं बन रहा है, तो हमारे अंदर नहीं बन रहा है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये पूरी बात किसकी थी, वैक्सीन की। और ये तुम्हारा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लगभग खत्म हो गया। अब एक और बचा है, जो बचा है एग्रीकल्चर यूज। ठीक है, तो तीसरा आ जाएगा एग्रीकल्चरल यूज। मैं इतने लिख दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। एग्रीकल्चर यूजेस, एग्रीकल्चर यूजेस में क्या होता है, देखो कई सारे बैक्टीरिया हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। एक बीटी है, बीटी मतलब बैसिलस थियोरेंजेनेसिस। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, बैसिलस थियोरेंजेनेसिस। थियोरेंजेनेसिस ये बैक्टीरिया है। ये क्या करता है कि देखो, तुम देखोगे कुछ कॉर्न बोरर्स होते हैं, कॉटन बॉल वॉर्म होते हैं, जो कॉटन बॉल को खराब कर देते हैं। मतलब जो कॉटन का तुम देखोगे कली होती है, कॉटन मतलब समझ रहे हो ना, कपास, रुई की कली होती है। कुछ ऐसे कीड़े थे जो इस कपास की कली को क्या कर देते थे, खराब कर देते थे। ठीक है, आते थे, इसको होल्ड कर देते थे, उसमें कपास नहीं आ पाता था, कॉटन नहीं आ पाता था, और उस साल पैदावार कम हो जाती थी। साइंटिस्टों ने देखा, फिर उस पर रिसर्च किया, फिर उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बीटी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बैसिलस थियोरेंजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के द्वारा एक क्रिस्टल, मतलब बोले तो केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है, और इन केमिकल्स को जब वो इंसेक्ट खाते हैं, वो इंसेक्ट मर जाते हैं। वो इंसेक्ट जैसे ही खाते हैं, मान लीजिए इंसेक्ट है, ठीक है, वो इंसेक्ट जैसे ही खाएंगे उस केमिकल को, उनके पेट में जाएगा, पेट को फाड़ देगा। पूरा जो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल बनाया हो, जैसे पेट में जाएगा, पेट को फाड़ के जो केमिकल वो बाहर निकल जाएगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन स्टमक को पोरस कर देगा, फाड़ देगा, पोर बना देगा, होल कर देगा, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया वो इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है, तो बैसिलस थियोरेंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल हम कपास में करते हैं, और सबसे पहले कपास में किया ही गया था। आजकल रुई ही नहीं, बीटी, तो ऐसे रुई को हम क्या बोल रहे हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन, जिसमें हम बैसिलस थियोरेंजेनेसिस का डीएनए अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, वो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसके अलावा तुम बीटी कॉटन के अलावा ऐसे कॉटन जिनमें हम बैसिलस थियोरेंजेनेसिस का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं। और इसके अलावा बीटी ब्रिंजल भी आजकल देखने को मिल रहा है। बीटी ब्रिंजल अपने यहाँ इंडिया में तो नहीं है, लेकिन और विदेशों में बीटी ब्रिंजल भी दे रहा है। बीटी मतलब बैसिलस थियोरेंजेनेसिस वाला ब्रिंजल, उसमें उस बैक्टीरिया का डीएनए तोड़ के काट के जोड़ दिए हैं, जो कि वो क्रिस्टल प्रोड्यूस करते हैं, जो इंसेक्ट को मार देता है, या फिर उसके गट को होल करके उसको किल कर देता है। ठीक, तो बीटी हो गया। अगला क्या, कुछ माइक्रोब्स हैं जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जाता है, तो ये हो गया बीटी कॉटन, एक इसका क्या है एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स हैं, तुम्हें याद हो, राइजोबियम,
जो कि कहाँ रहता है, बहुत सारे प्लांट्स के रूट में रहता है। ये क्या करता है, सॉइल को नाइट्रोजन रिच कर देता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जितने भी तुम्हारे फली वाले पौधे हैं, जैसे कौन कौन से, टी प्लांट है, ठीक है, और जितनी भी पल्सेस हैं उनकी रूट्स में पाया जाता है, नोड्यूल्स होता है उसमें पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है। और हालांकि आगे भी आप पढ़ोगे चैप्टर्स में। राइजोबियम हो गया, इसके अलावा इसका भी राइजोबियम क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस इट मेक्स अ सॉइल नाइट्रोजन रिच कर देता है सॉइल को, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अगला तुम यूज पढ़ोगे, बीटी हो गया, राइजोबियम हो गया। तो एग्रीकल्चर यूजेस में जब तुम अगला पढ़ोगे तो तुम देखोगे बहुत सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं, गेहूं और जो भी चावल मतलब बोले तो पैडी है, पैडी के खेत में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि एनाबेना नॉस्टॉक, ये दो बैक्टीरिया है, ठीक है। नॉस्टॉक जो भी क्या रहते हैं तुम्हारे धान के खेतों में होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं और जितने भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है पैडी को, उसको बढ़ाते हैं और उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ऐसी फार्मिंग जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कराते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, कौन सी फार्मिंग कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं या फिर बायोलॉजिकल फार्मिंग के नाम से आते हैं, जिसमें हम कोई बाहर का केमिकल यूज ना करें, ठीक है। सो ये चैप्टर था तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, ठीक। और एक छोटा सा टॉपिक है क्या, फूड स्पॉइलेज, मतलब फूड खराब होना, कैसे खराब होता है, ठीक। इसके अलावा तुम्हें मिलेगा फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो आप वो बुक से पढ़ लेना। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको भेज दूंगा और वो आप देख के अच्छे से सारी चीज़ें बुक की एक एक पॉइंट्स को तुम रीड कर लेना, नोट्स को रीड कर लेना, तैयार कर लेना। टेस्ट आपका आने वाला है, आपको पता ही है, ठीक है। उसमें दोनों चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स आएंगे और क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना। अगर कोई डाउट हो किसी को कहीं पे, तो मेरे नंबर को व्हाट्सएप कर देगा। जिसके पास नंबर नहीं है वो नंबर राइट कर ले, 6306654526, ये मेरा नंबर है, इसको आप नोट कर लें। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक। अब लास्ट में जैसे अपना ट्रेंड है होमवर्क का, तो होमवर्क हम देख लेते हैं। होमवर्क क्या क्या करना आपको, होमवर्क ये है क्या, जितना भी आज पढ़ा है इसको 2 टाइम्स राइट करना है, 2 टाइम्स राइट करना है आज का, टुडेज लेक्चर मतलब इस लेक्चर में, ठीक है। और इसके पहले वाला लेक्चर आपने एंटीबायोटिक में देखा था, ठीक है। उस शुरू से लेके आखिरी तक, शुरू से लेके मतलब आज के लेक्चर तक आपको कितने टाइम्स लिखना, 1 टाइम्स राइट करना है। कहाँ पे, रफ कॉपी में, राइट इन योर रफ कॉपी, और मेरे पे सेंड करना है, मेरे इस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, सेंड करना है ये होमवर्क, ठीक है। और चीज़ों को आप राइट कर लिएगा, एक एक बैक्टीरिया वायरस के नेम जो बताया गया, डिसीज रिलेटेड उससे बताया गया, उसको आप अच्छे से जल्दी से लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए